डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ये लेक्चर है ये ऑन डिमांड है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर कि 10+2 बायोलॉजी का हमें चैप्टर नंबर 4 समझना है। तो उन्हीं की डिमांड पर आज हमने आपके लिए शेयर किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ 10+2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। और कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर इसी प्रकार की और भी कोई डिमांड है आपकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी डिमांड को हम पूरा करेंगे एग्जाम सर मंत्रा पर। तो अगर हम जनरल सेंस में बात करें व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो प्यारे बच्चों, अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं और नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, इट मींस यू हैव गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बट व्हाट इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? प्यारे बच्चों, अगर आपने लास्ट ईयर पेपर्स को उठा करके देखा होगा तो हरियाणा बोर्ड के एक साल पहले का जो पेपर था उसमें डायरेक्ट यही पूछा हुआ था कि अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. Now we will discuss reproductive health problems and what are the strategies by the government to improve reproductive health. India was amongst the first country in the world to initiate action plan and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. भारत दुनिया का वो पहला देश था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारने के लिए एक्शन प्लान चलाए और इसे एक सामाजिक लक्ष्य बनाया। इन्हीं प्रोग्राम्स को फैमिली प्लानिंग कहा जाता था और इनकी शुरुआत हुई थी 1951 में। धीरे धीरे गवर्नमेंट इन प्रोग्राम्स में इंप्रूवमेंट करती गई और आजकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम है RCH, मींस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो प्यारे बच्चों, व्हाट आर द टास्क ऑफ RCH? आखिरकार जो ये प्रोग्राम है RCH, ये करता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1, इट क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन related aspects and providing facilities to develop a reproductive healthy society, यानी कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना ताकि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित तमाम जानकारियां इकट्ठा कर सकें और एक स्वस्थ रिप्रोडक्टिव जो एज है वो जी सकें। नंबर 2, imparting sex education in school to get right information about sex related aspects, यानी कि बच्चों में सेक्स एजुकेशन देना ताकि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सही जानकारी आ सके। प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड STD, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नंबर 4, एजुकेटिंग फर्टाइल कपल्स अबाउट बर्थ कंट्रोल मेजर्स, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या वो यही है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो एकदम तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। तो फर्टाइल कपल्स को एजुकेट करना कि वो कौन कौन से बर्थ कंट्रोल मेजर्स अपना करके इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, जन्म से पहले और जन्म के बाद मां और बच्चे की देखभाल कैसे की जाए इसकी भी जानकारी मुहैया करवाना। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, यह भी सुनिश्चित करना कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव न हो, सरकार का दायित्व बनता है और सरकार ने इसको बखूबी निभाया है। इसके अलावा द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी जानते हैं कि जो मदर्स का फर्स्ट मिल्क होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी है वो बहुत हाई होती है और बच्चे के लिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये लोगों को बताना। नंबर 5, प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड इनफर्टिलिटी, इन तमाम जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को यह सुनिश्चित करना कि इन सारी चीज़ों से वो जागरूक हो सकें और अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा बना सकें। So, for providing medical assistance to pregnant women, another important term used is called amniocentesis. Now we will discuss about amniocentesis. Amniocentesis is a procedure in which amniotic fluid is removed from the uterus for testing or treatment. And dear students, do you know amniotic fluid?
It is a fluid present inside placenta that protects a baby from mechanical shock. It contains fetal cells and certain proteins. So this fluid is used to check fetal abnormalities such as Down syndrome, cystic fibrosis, etc. Now we will discuss how amniocentesis occurs and what are the procedures to perform this process, amniocentesis. It is performed between 16 to 20 weeks of pregnancy, but there is statutory ban on amniocentesis for fetal sex determination. Now dear students, we will discuss complete procedure of amniocentesis. Okay. The following steps are performed in the process of amniocentesis. Step number 1. Under the guidance of ultrasound, a sterile needle is inserted through the abdominal wall into the amniotic sac, and a small amount of amniotic fluid is withdrawn through the needle. यहां पर आप डायग्राम देख सकते हैं. स्टेप नंबर 1, अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा लिया जाता है, और उसके बाद जब हमें पता लग जाए कि जो बेबी की पोजीशन है वो कैसी है, अल्ट्रासाउंड इसलिए किया जाता है ताकि अगर हम एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर करें उस दौरान बच्चे के ऊपर कोई नीडल का इफेक्ट ना पड़ जाए, उसको इंजरी ना हो. इन चीजों के लिए अल्ट्रासाउंड सबसे पहले किया जाता है. सो देन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज विथड्रॉन थ्रू द नीडल. आप डायग्राम में देख सकते हैं एक नीडल की सहायता से, वेरी फाइन नीडल होती है, बहुत ही थिन. उस नीडल की सहायता से क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को सक किया जाता है. ओके, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर ये रहता है. अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2. द एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स फीटल सेल विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटल सेल्स होती हैं और उनको सेंट्रीफ्यूज करवा करके सेपरेट किया जाता है. क्लियर है बात यहां पर, यानी कि फीटल सेल्स को सेग्रीगेट कर लिया जाता है. अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3. देन द फीटल सेल्स आर कल्चर्ड फॉर सम टाइम. फिर इन फीटल सेल को कल्चर किया जाता है कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद बात आती है स्टेप नंबर 4 की. स्टेप नंबर 4 के अंदर टेस्ट आर देन परफॉर्म्ड ऑन द कल्चर्ड सेल. इन कल्चर्ड सेल के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं डिफरेंट. जैसे बच्चे के अंदर कोई अबनॉर्मैलिटीज नहीं है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स टेस्ट हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, किल्फनेटर सिंड्रोम या कोई और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो टेस्ट के द्वारा उसकी पहचान कर ली जाएगी. क्योंकि डीएनए को एनालाइज किया जाता है और फिर उसके बाद लास्ट के अंदर एनालाइज करते हैं क्रोमोसोम्स को कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है, उसके अंदर कोई अबनॉर्मैलिटीज तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस बच्चे का आने वाले समय में भविष्य क्या रहेगा. तो इन चीजों को सबको ध्यान में रखा जाता है. उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि क्या इस बच्चे का जो सर्वाइवल रेट है जन्म के पश्चात वो है भी या नहीं, और है तो कितना है. इन तमाम चीजों को ध्यान में रख करके अगर बच्चे का सर्वाइवल रेट कम है तो फिर डॉक्टर एमटीपी की भी सलाह देते हैं, लेकिन वो लीगली होना चाहिए. एमटीपी समझ पा रहे हैं ना आप, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. उन कंडीशंस के अंदर जब ऐसा लगता है कि यह बच्चा आने वाले समय में सरवाइव नहीं कर पाएगा, या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी डेथ हो जाएगी, आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ दिनों के बाद इसकी डेथ हो जाएगी, या इसका जो सरवाइव करना है उसमें इस बच्चे को प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी, तो उस कंडीशंस में लीगल कंसल्ट लेकर के एमटीपी करवाया जा सकता है. वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एमनियोसेंटेसिस के अंदर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टोटली इलीगल है, पूर्ण रूप से गैर कानूनी है, और इसमें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है. तो प्यारे बच्चों, यह था एमनियोसेंटेसिस का कंप्लीट प्रोसीजर. आरसीएस का एक और मेन फंक्शन है, वो है प्रमोट पीपल टू यूज कंट्रासेप्टिव. कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं कि बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो मेथड अपनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कंट्रासेप्टिव. प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार हरियाणा बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या वन लाइनर के अंदर आया है. दैट इज व्हाट इज सहेली, और इसको डेवलप किसने किया. तो प्यारे बच्चों, सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव है और इसे हमारे देश के बच्चों ने ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के बच्चों ने इसको डेवलप किया है, और यह भी बर्थ कंट्रोल मेजर्स
के रूप में अपनाया जाता है। तो CDRI लखनऊ के बच्चों ने किसको डेवलप किया? तो आंसर है सहेली। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बच्चों, हमने जैसा बात किया कि भारत की जो जनसंख्या है वो इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि अब हमें कुछ सीरियस स्टेप्स उठाने पड़ेंगे इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर पॉपुलेशन वाज अबाउट 35 करोड़। आजादी के समय हम केवल 35 करोड़ थे, आज 138 करोड़ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें प्यारे बच्चों, मई 2000 के अंदर भारत 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका था। और अगर 2020 की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि आज वर्तमान में अगर एक आइडिया हम दें, क्योंकि 2011 के बाद 2021 के अंदर सेंसस का जो रिजल्ट आना है उससे पहले एक एस्टिमेटेड आइडिया यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ के पास जा चुकी है। कारण क्या है इसके पीछे? पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी क्यों है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे दो मेन कारण हैं। ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट एकदम से कम हुई है, मृत्यु दर घटी है। किसकी घटी है? इसमें दो टर्म हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं। वन इज MMR एंड सेकंड इज IMR। व्हाट इज MMR? MMR इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मींस द डेथ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के कंप्लीट होने के 42 दिन के अंदर अगर प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो रेट है उसमें कमी आई है धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। सेकंड है IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या है? द नंबर ऑफ न्यू बोर्न डाइंग अंडर 1 ईयर ऑफ एज, कि जो नवजात बच्चे हैं वो अगर 1 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। इसकी रेट में भी काफी हद तक कमी आई है। एक फार्मूला मैं आपको देता हूं, व्हाट इज MMR एंड व्हाट इज IMR। अब हम बात करेंगे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कैसे निकाला जाता है, यानी MMR जो रेशियो है वो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप समझिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है क्या। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम पर्परल काजेज पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 जन्म के पीछे कितनी मां ऐसी थी जिनकी मृत्यु हो गई। एंड MMR computed by this convention is only a rough measure of the purple risk death related to live birth instead of pregnancy। यानी लाइव बर्थ के दौरान कितनी डेथ हुई वो MMR में इंक्लूड किया जाता है। रेशियो अगर हम निकालें तो यहां पर फार्मूला है MMR रेशियो का, नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम पर्परल काजेज इन ए गिवन पॉपुलेशन इन ए गिवन ईयर। कितनी डेथ हुई उस पॉपुलेशन में और उस साल, जिस साल का हम MMR रेशियो निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड इन द सेम पॉपुलेशन इन द सेम एरिया इन द सेम ईयर। डिवाइड करेंगे कि कितने लाइव बर्थ रजिस्टर हुए उस पॉपुलेशन में उसी एरिया के अंदर उसी साल, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो उसके बाद निकलता है MMR रेशियो। इसी तरह से अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की यानी IMR, डियर स्टूडेंट्स, IMR निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन ए ईयर। 1 साल तक बच्चों के जन्म के बाद कितनी डेथ रजिस्टर की गई, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर, कितने बच्चों का जन्म उस साल हुआ था, एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। और 1000 की पॉपुलेशन में से ये डाटा निकाला जाता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके फिर हम जितना जो रेशियो आता है उसे हम बोलते हैं IMR रेशियो। एक ग्राफ के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन में किस प्रकार से एकदम से तेजी आई। तो हमारे पास ये ग्राफ है और इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो मिलियन में दी हुई है। मिलियंस मीन समझ रहे हैं ना, 10 लाख। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 1901 यानी 1901 में क्या था। 1901 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 238 मिलियन थी। मिलियन में ले रहे हैं यहां पर, डोंट गेट कंफ्यूज। 1911 में ये बढ़कर के 252 मिलियन हो गई। उसके बाद 1921 में यहां पर देखिए कि जो पॉपुलेशन थी वो पिछले डिकेड की तुलना में कम हो गई थी। अब इसके पीछे आप कारण बताइए कि क्या कारण रहे होंगे
कि 1921 में इंडिया की पॉपुलेशन पिछले डिकेड की तुलना में कम हुई। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि उस समय एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ा। दूसरा, 1920 के आसपास स्पेनिश फ्लू आया था, एक बहुत ही भयंकर बीमारी थी जैसे कोरोना है, और उससे भी जो पॉपुलेशन थी इंडिया की उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था और वो डिक्रीज हुई थी। तो यही एक समय था जब इंडिया की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। उसके बाद कभी ऐसा समय नहीं आया कि पिछले 10 सालों की तुलना में कभी पॉपुलेशन कम हुई हो। 1931 के अंदर ये पॉपुलेशन बढ़ करके 278 मिलियन पहुंच गई, जो 1941 में इंक्रीज होकर के 318 मिलियन तक जा पहुंची थी। और जब हमारी इंडिपेंडेंस के बाद पहली सेंसस की रिपोर्ट आई, पहली जनगणना हुई, उस समय जो आंकड़ा था वो था 361 मिलियन। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ, 1961 में ये जो आंकड़ा था वो बढ़ करके 439 मिलियन तक पहुंच चुका था। 1971 में यह आंकड़ा 548 मिलियन तक जा पहुंचा था और सरकार को इस समय यह लगा था कि अब कुछ सीरियस स्टेप्स उठाने पड़ेंगे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो 1971 से 1981 के बीच उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए थे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के। तो 1981 में जो आंकड़ा था वो पहुंचा था प्यारे बच्चों 683 मिलियन, यानी कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो यहां पर देखें पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी थी। 1991 में तो ये रेशो एकदम से उछाल मार करके 846 मिलियन तक जा पहुंचा था और ये जो हमारी पॉपुलेशन थी 2001 के अंदर 1028 मिलियन तक जा पहुंची थी, जो अपने आप में एक बहुत ही चिंतनीय और सोचनीय विषय था। अगर 2011 के सेंसस की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन 1210 मिलियन थी। एंड डियर स्टूडेंट्स, अब 2021 की रिपोर्ट आएगी तो एक अनुमानित है कि इंडिया की पॉपुलेशन हो सकता है 1400 मिलियन तक भी पहुंच जाए। तो यही कारण है कि गवर्नमेंट के लिए बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो भी अवेलेबल कराना पॉसिबल नहीं रहता जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इसीलिए सीरियस स्टेप्स को उठाना पड़ा। According to 2001 census, the population growth rate was still around 1.7%. It means 17 people are added per 1,000 people per year, and at a rate at which population become double in 33 years. यानी 2001 की अगर हम सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 1.7% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी और इसके मुताबिक अगले 33 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन डबल हो सकती थी। तो प्यारे बच्चों, कितना गंभीर विषय है। अब हम बात करते हैं 2011 सेंसस की। तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो फिर 1.7% है, जबकि दूसरे देशों की अगर हम तुलना करें, चाइना 0.5%, यूएसए 0.7%। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, आप ग्राफ देखिए कि किस प्रकार इन देशों ने जो सेकंड और थर्ड नंबर पर हैं पॉपुलेशन में, उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उनकी कम हो गई है, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो अभी भी स्टेबल बनी हुई है, बढ़ी नहीं है तो घटी भी नहीं है। तो अगर इसी गति से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लोथ है, ये मुहैया कराना भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल इट। लगातार सरकार नए नए प्रोग्राम्स चला रही है लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, ताकि लोग समझें और इस पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। उसी में से एक प्रोग्राम था हम दो हमारे दो। ये स्लोगन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया टू कंट्रोल फैमिली साइज, यानी कि अगर पेरेंट्स माता पिता दो हैं तो उनके बच्चे दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पर आज के दिन गवर्नमेंट ये कहती है कि दो बच्चे भी ज़्यादा हैं। आजकल पेरेंट्स सिंगल चाइल्ड को भी रख रहे हैं। दूसरा, मैरिजेबल एज थी, उसमें भी बदलाव किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फीमेल के लिए वो 18 की गई, यानी कि 18 साल कम से कम उनकी मैरिज के लिए उम्र होनी चाहिए, और मेल के लिए उसको 21 किया गया। 21 साल से कम मैरिज नहीं कर सकते लड़कों की अगर हम बात करें। तीसरी जो चीज़ की गई वो था प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एंड
एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी टू सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ एनी पेरेंट्स। ये सरकार के द्वारा गत वर्षों में किया गया कि अगर किसी की सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिया जाए, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसके लिए सीट रिजर्व हो, ताकि लोग प्रोत्साहित हों और सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी परिवार का हिस्सा मान करके आगे फैमिली बढ़ाने के बारे में न सोचें। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड टू कंट्रोल बर्थ। फर्स्ट कंट्रासेप्टिव मेथड इज नेचुरल मेथड, यानी कि प्राकृतिक रूप से हम किस प्रकार से बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ स्पर्म विद ओवम। ये इसी सिद्धांत पर काम करता है कि स्पर्म की ओवम के साथ फ्यूजन रोकी जा सके, यानी मिल ही ना पाए, स्पर्म और ओवम आपस के अंदर उनका कॉन्टैक्ट ही ना हो पाए। तो नेचुरल मेथड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? नंबर 1 है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि द रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मैक्सिमम इन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में जो फर्टिलाइजेशन की जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। सो बाय अवॉइडिंग मेटिंग बिटवीन 10 to 17 डेज, मिड कहां पर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? 14 डेज में। तो 10 to 17 डेज के बीच में अगर मेटिंग न की जाए तो इट डिक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस है उसको कम कर देगा, और ये भी एक मेथड है बर्थ कंट्रोल का। सेकंड नेचुरल मेथड है वो है कोइटस इंटरप्टस। इसका मतलब क्या होता है? इट मींस रिमूवल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, यानी कि इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस को वेजाइना से रिमूव कर लिया जाए, तो स्पर्म जो है वो वेजाइना के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। थर्ड है वो है लैक्टेशनल अमनेरिया। प्यारे बच्चों, ये क्या है लैक्टेशनल अमनेरिया? तो आपको बता दें कि आफ्टर डिलीवरी यानी कि पार्चुरेशन के बाद काफी समय तक फीमेल्स के अंदर ओवुलेशन नहीं होता। तो जब ओवुलेशन नहीं होगा, ओवम सिक्रेट नहीं होगा, तो उस दौरान मेटिंग होने पर भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस न के बराबर होंगे। तो प्यारे बच्चों, यही है लैक्टेशनल अमनेरिया। इट इज ए पीरियड आफ्टर पार्चुरेशन व्हेन ओवुलेशन स्टॉप फॉर सम टाइम। और आपको बता दें दिस पीरियड वेरीज फ्रॉम 1 month to 6 months इन वेरियस फीमेल। 1 महीने से 6 महीने तक का समय हो सकता है लैक्टेशनल अमनेरिया का, जिस दौरान फीमेल ओवम को सिक्रेट नहीं करती। द सेकेंड मेथड इज बैरियर मेथड। In this method, the meeting of sperm and ovum is prevented by any physical barrier, यानी किसी फिजिकल बैरियर की सहायता से स्पर्म और ओवम को मिलने से रोका जाता है। सच एज अगर हम बात करें कॉन्डोम्स, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स, these are the barriers made of rubber to prevent the entry of sperm through the cervix. Certain spermicidal creams and jellies are also used as contraceptives. Okay, and another popular method is the use of IUD. What is IUD? Intrauterine devices such as copper T, multilode 375 and hormone releasing IUD such as progestastat, LNG20. IUD increase phagocytosis of sperm. Sperm को खा जाती है IUD, और इसके जो कॉपर आयंस हैं and its copper ions decrease the motility of sperm. तो कॉपर आयन जो रिलीज करती हैं जैसे कॉपर टी है, तो उससे क्या होता है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है, यानी कि स्पर्म स्विम करता है वेजाइना के अंदर, ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करने की जो रेट है वो बहुत कम हो जाती है। यानी कि स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन कहां पर होना है? फैलोपियन ट्यूब में। तो स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, कॉपर आयन इसकी मोटिलिटी को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। अगर हम बात करें हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की, तो दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इंप्लीमेंटेशन। ये यूट्रस को ही अनसुटेबल कर देते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इंप्लांटेशन न हो पाए, यानी कि जो ब्लास्टुला है वो यूट्रस की वॉल के साथ न जुड़ पाए, इंप्लांटेशन को रोक देते हैं। तो ये काम है हार्मोनल आईयूडी का। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड की। तो प्यारे बच्चों, कुछ पिल्स हैं जैसे ओरल पिल्स हैं, may also be used as contraceptive. They inhibit ovulation and implementation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent the entry of sperm. यानी कि इनका काम क्या होता है? ये ओवुलेशन को रोक देते हैं, इसके अलावा इम्प्लांटेशन को भी रोक देते हैं। यानी कि
अगर फर्टिलाइजेशन बाय द वे हो भी गया, पहले तो चांसेस नहीं है कि हो जाए, अगर हो भी गया तो इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या करते हैं, ये जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, जिस कारण से स्पर्म की एंट्री आगे हो ही नहीं पाती। हमने बात की थी केमिकल मेथड में ओरल कंट्रासेप्टिव की, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज सहेली। सहेली भी एक तरह से ओरल कंट्रासेप्टिव है और इसका काम भी यही है कि फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल करना या फिर स्पर्म की एंट्री को रोक देना। तो इस तरह के कार्य केमिकल मेथड के होते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन आल्सो भी यूजफुल। अगर मेटिंग हो जाए प्यारे बच्चों बाय द वे, तो उस दौरान अगर 72 आवर्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन के जो केमिकल्स हैं, जो ड्रग्स हैं, उनको ले लिया जाए तो उस दौरान भी हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। बट इट हैज़ आल्सो साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो इसलिए यूज़ करें तो दूसरे मेथड जो ओरल पिल्स हैं जैसे सहेली है या नेचुरल मेथड्स हैं, बैरियर मेथड्स आर वेरी मच यूजफुल। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो बैरियर मेथड है वो न केवल बर्थ को कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा वो एसटीडीज को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे एड्स है, दूसरे एसटीडीज है, हर्पीस है, तो इन चीज़ों को भी, सिफिलिस है, इनको भी कंट्रोल करते हैं। तो फिजिकल मेथड्स आर बेस्ट। And now at last we will discuss the permanent method of birth control. It is called as surgical method. यानी कि by surgical operation बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए मेल और फीमेल के अंदर जो प्रोसीजर किया जाता है उसका हम जिक्र करेंगे। इन मेल द प्रोसीजर इज कॉल्ड एज वासेटोमी। I will give you a diagram. Now let's see here male reproductive system. तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो ट्यूब है जो स्पर्म को कैरी करती है टेस्टिस से, इस ट्यूब को हम बोलते हैं वास डेफरेंस। तो डॉक्टर सर्जिकल ऑपरेशन से वास डेफरेंस को कट कर देते हैं। एंड कट करने पर होगा क्या कि जो स्पर्म टेस्टिस से जो प्रोड्यूस होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वो कैरी नहीं करेंगे आगे। और कट करने के बाद दोनों सिरों को वास डेफरेंस के थ्रेड के साथ टाई कर दिया जाता है और इस टेक्निक को हम बोलते हैं वासेटोमी। एक तरह से ये परमानेंट मेथड है, हालांकि इस प्रोसीजर को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन रिवर्स के चांसेस भी काफी कम होते हैं। तो एक तरह से अगर हम माने कि इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि फैमिली कंप्लीट है और आगे और ज्यादा वो ऑफस्प्रिंग्स यानी कि यंग वंस प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, तो वो इस टेक्निक को अपना सकते हैं। अगर हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल के अंदर इस टेक्निक का नाम है ट्यूबेक्टमी। प्रोसीजर सेम है, जैसा मैंने आपको बताया कि द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द टेस्टिस लाइक एज ओवम आर प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। ओवरी ओवम प्रोड्यूस करती है एवरी मंथ एंड दैट ओवम इज कलेक्टिंग बाय फैलोपियन ट्यूब, so they enter into the fallopian tube. And dear students, मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां होती है, फैलोपियन ट्यूब में। जो स्पर्म है वो वजाइना से होते हुए यूट्रस के रास्ते फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज दे हैव ए हाई मोटिलिटी रेट। उनकी जो स्विम करने की पावर है, उनकी जो चलने की पावर है वो काफी ज्यादा होती है, तो वो ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। तो इस ऑपरेशन में क्या करते हैं डॉक्टर, फैलोपियन ट्यूब को ही कट करके दोनों जो दो फैलोपियन ट्यूब हैं, जैसे वास डेफरेंस भी वहां पर दो थी, तो दोनों वास डेफरेंस को कट करना पड़ेगा। तो यहां पर भी आप देख पाएंगे दो फैलोपियन ट्यूब है, दोनों फैलोपियन ट्यूब को कट करके ऑपरेशन की सहायता से थ्रेड के साथ टाई कर दिया जाता है, ताकि ओवम जो ओवरी से रिलीज हो उसकी जो मीटिंग है वो स्पर्म के साथ न हो, स्पर्म से वो मिल ही ना पाए। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टमी, और ये भी एक तरह से परमानेंट प्रोसीजर है। और रिवर्स तो इसको भी किया जा सकता है, लेकिन इसके भी जो सक्सेस रेट है रिवर्स की वो काफी कम है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे बर्थ कंट्रोल मेजर्स, जिनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसकी सहायता से हम एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में बर्थ को कंट्रोल करने के। इसका जवाब आप जरूर देना नीचे कमेंट बॉक्स में, और जितने भी मेथड्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है ये भी आप जरूर बताना।
इस चैप्टर को करने के बाद अब हम 1 मिनट का इवैल्यूएशन राउंड लेते हैं आपका, कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और आपको यह बताना है कि कितने क्वेश्चन आपको इनमें से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। क्वेश्चन नंबर 2, what are the various programs opted by government to improve reproductive health? Question number 3, what is population explosion, what are its ill effects, and what are the preventive measures opted by government to control population explosion? Question number 4, what is IMR and MMR? Question number 5, what are contraceptives? Write their types and which contraceptive is best, which is not only to control birth but also useful to prevent STDs, means sexually transmitted disease. Question number 5, what are IUDs, intrauterine devices, and how can they prevent fertilization or implementation? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको ढूंढने हैं, पता लगाने हैं, और इस चैप्टर से आपने क्या सीखा एक फीडबैक हमें देना है, और ये चैप्टर कैसा लगा यह भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ में, एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।